गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गर्व नर्सिंग एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट यू आर रिसीविंग ए पेशेंट हु एक्सपीरियंस प्री टर्म लेबर, व्हाट वी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट हमें प्राप्त हुआ है जो कि प्री टर्म लेबर से एक्सपीरियंस कर रहा है या प्री टर्म लेबर उसे होने वाला है। व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर दिस पेशेंट। इनमें से कौन सी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इस पेशेंट के लिए होगा। ऑप्शन है ए, एनकरेज हर टू केयरफुली वॉक। ऑप्शन बी, कीप हर इन साइड लाइंग पोजिशन। ऑप्शन सी, ऑब्टेन ब्लड फॉर HCG हार्मोन टेस्ट। ऑप्शन डी, ensure no one initiates IV infusion। ऑप्शन सभी को समझ में आ गए होंगे। पहला ऑप्शन है कि हमें उसे सावधानी से चलने के लिए एनकरेज करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि पेशेंट को हमें साइडलाइन पोजीशन देनी चाहिए। एंड ऑप्शन सी, ऑब्टेन ब्लड फॉर HCG हार्मोन टेस्ट। HCG हार्मोन टेस्ट के लिए हमें उसका ब्लड लेना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी कि हमें एक भी फ्लूइड उसे चालू नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, क्योंकि पेशेंट प्री टर्म लेबर एक्सपीरियंस कर रहा है। तो बच्चे के प्री टर्म लेबर है तो उसको बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, उसको देखते हुए, और जो वेना केवा है उसके सप्रेशन ना हो, जिससे ब्लड सप्लाई अच्छे से होती रहे। इसलिए एक प्रेग्नेंट जो मदर है, प्री टर्म लेबर जिसको होने की संभावना है, उससे साइड लाइन पोजीशन देके इस कंडीशन को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फीटस को ना हो। नेक्स्ट, NCL और CHO के एग्ज़ाम के लिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के स्टाफ नर्स एग्ज़ाम के लिए और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 है, यू आर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू ए प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी। आप एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रहे हैं प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी को। विच असेसमेंट फाइंडिंग would alert the nurse to the possibility of respiratory distress syndrome। इनमें से कौन सी फाइंडिंग जो है असेसमेंट करने पे नर्स को अलर्ट करेगी कि जो है बेबी जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है या उसकी संभावना उसे है। तो इसके ऑप्शन हैं ए, टेक्निया एंड रिट्रैक्शन। ऑप्शन बी, ब्रेडिपनिया एंड हाइपोटेंशन। ऑप्शन सी, वीक क्राई एंड इरिटेबिलिटी। ऑप्शन डी, एसेंट क्राई एंड साइनोसिस। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है तो उसमें काफ़ी तेज़ी से रेस्पिरेशन रेट हो जाती है, और साथ ही उसके जो चेस्ट है वो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, रिट्रैक्शन होता है काफ़ी तेज़ी से, जिससे इंडिकेशन करता है कि यह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टेक्निया एंड रिट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज़ मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़ के जो पेशेंट हैं उनमें कॉमनली क्या एसिड बेस इम्बैलेंस देखने को मिलता है। इसके ऑप्शन हैं ए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऑप्शन बी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऑप्शन डी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। वो क्यों है जान लेते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है,
CO2 retention increase in patients with COPD, chronic obstructive pulmonary disease जिसकी फुल फॉर्म है, which may cause respiratory acidosis condition। CO2 रिटेंशन होता है और CO2 रिटेंशन होने का मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन का बनना, जो कि COPD पेशेंट के अंदर कॉमनली होता है, क्योंकि CO2 उनकी सांस लेते वक्त, ब्रीथिंग लेते वक्त एक्सप्रेट नहीं कर पाते हैं, वो एक्सेल नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस COPD में देखने को, उनके पेशेंट में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। तो जो एनलार्जमेंट और जो टेंडरनेस होती है पैरोटिड ग्लैंड की, वो किस में देखने को मिलती है? वो मेन कैरेक्टर किसका है? वो है ऑप्शन बी, मम्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मम्स। हम बात कर लेते हैं बाकी के जो डिजीज़ हैं उनके लिए। तो मीज़ल्स जो है, ऑप्शन ए जो मीज़ल्स है उसके अंदर हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलते हैं? कॉप्लिक स्पॉट हमें किस में देखने को मिलेंगे? मीज़ल्स में। वो ओरल म्यूकोजा में होने वाले छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिनमें ब्लू और रेड कलर के सेंटर्स बनते हैं। और नेक्स्ट है ऑप्शन सी, जो रुबेला है, इसमें मेनली फ्लू लाइक सिम्टम्स बनते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स इसमें हमें देखने को, साथ ही रुबेला को जर्मन मीज़ल्स भी कहा जाता है। और इसमें लिम्फ नोड्स जो नेक्स की होती हैं वो भी एनलार्ज होती हैं। और इसमें ऑप्शन जो डी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या होता है? इसमें जो स्पॉट्स होते हैं वो आपके ट्रंक और फेस पर पहले दिखाई देते हैं, तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स चिकन पॉक्स के ये होते हैं। अब इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये CHO के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो उसको देखते हुए इसके हमने इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे दिए हैं। आंसर बी है ही मीज़ल्स मम्स इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। इंक्यूबेशन पीरियड जो है मीज़ल्स के होते हैं 8 to 14 डेज़, मम्स के 16 to 21 डेज़, रूबेला 14 to 21 डेज़ एंड चिकन पॉक्स के होते हैं 40 to 21 डेज़। इनको याद रखने के लिए आप इन्हें अच्छे से रिपीट करके देख सकते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, यू आर रिसीविंग 85-year-old पेशेंट विद डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन शुड द नर्स असेस। 85 ओल्ड ईयर पेशेंट है अपने पास में, जिसे डायरिया और डिहाइड्रेशन है, इनमें से क्या सिम्टम डिहाइड्रेशन के नर्स असेस करेगी? ऑप्शन है ए, पेल कलर्ड यूरिन, ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी है डिसओरिएंटेशन, पुअर स्किन टर्गर। ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड हीमोटोक्रिट एंड हाइपोथर्मिया। एंड ऑप्शन डी, लंग्स कंजेशन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिसओरिएंटेशन। क्योंकि दोस्तों जो पहला ऑप्शन है उसमें पेल कलर्ड यूरिन आ सकता है, क्योंकि पेल कलर्ड यूरिन है, काफ़ी टाइम तक पेशाब नहीं आता है, तो काफ़ी देर बाद यूरिन आता है तो उससे पेल कलर हो सकता है, लेकिन उसमें हमें ब्रेडिकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा?
टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी पंप करने की कोशिश करेगा। इसी तरह ऑप्शन सी में जो डिक्रीज्ड हीमोटोक्रिट है वो नहीं होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन में हीमोटोक्रिट हमेशा इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल कम हो जाएगा तो उसमें जो हीमोटोक्रिट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। लेकिन ऑप्शन हाइपोथर्मिया जो है इसका आंसर में आ सकता था, क्योंकि टेम्परेचर गिर जाता है। और ऑप्शन डी जो है लंग कंजेशन और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, दोनों ही बातें हाइपरवोलेमिया में देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलती है? हाइपरवोलेमिया में, यानी कि डिहाइड्रेशन का जस्ट अपोजिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, डिसोरिएंटेशन एंड पुअर स्किन टर्गर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यू आर प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर ए मेजर सर्जरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन द फिजिशियन में रिमूव फ्रॉम द मेडिकेशन ऑर्डर ऑफ दिस पेशेंट। इसका ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेजर सर्जरी के लिए पेशेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है, इनमें से कौन सी मेडिकेशन जो है मेडिकेशन ऑर्डर में पेशेंट के लिए रिमूव करने के लिए फिजिशियन बोलेंगे या कहेंगे। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिजॉक्सिन, ऑप्शन बी वारफेरिन, ऑप्शन सी फेमोटिडिन, ऑप्शन डी फ्रूसेमाइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो पहली मेडिसिन है डिजॉक्सिन, उसका जो रिमूव करने का मेन रीज़न होता है जब बिलो 60 पल्स रेट हो एडल्ट के अंदर, लेकिन यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं दी गई है। इसी तरह जो ऑप्शन सी है वो फेमिटिडिन है, जो कि H2 ब्लॉकर है गैस्ट्राइटिस को दूर करने के लिए। तो इसका भी सर्जरी के लिए इतना इफेक्ट, सर्जरी पर इसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। बाकी जो फ्रूसेमाइड है वो एक लूप डायूरेटिक है, जो कि यूरिन को एक्सक्रीट करने में मदद करेगा। तो और जबकि इसमें जो वारफेरिन है मेडिसिन, वो वारफेरिन मेडिसिन पेशेंट का PTINR कम कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ब्लीडिंग को कम करने के लिए, ब्लीडिंग ना हो उसके लिए इसको वारफेरिन को डॉक्टर रिमूव करेंगे मेडिकेशन ऑर्डर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वारफेरिन। क्वेश्चन नंबर 31, वाइल परफॉर्मिंग ए वेजाइनल एग्जामिनेशन फॉर ए वुमेन हु इज़ इन लेबर प्रोसेस। क्वेश्चन कह रहा है कि हम वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं लेबर प्रोसेस के दौरान, जो कि लेबर प्रोसेस में है। यू कैन फील स्कैपुला ऑफ द फीटस। आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें स्कैपुला ऑफ फीटस जो है वो फील होता है। व्हाट फीटल प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन दिस केस। इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन फीटल का नर्स एक्सपेक्ट करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शोल्डर प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शोल्डर प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 32, द नर्स इज प्लानिंग फॉर ए न्यू बॉर्न ऑफ ए मदर विद डायबिटीज मेलाइटिस। व्हाट इज द प्रायोरिटी हेल्थ इशू फॉर नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर दिस न्यू बॉर्न। एक नर्स है जो कि न्यू बॉर्न की केयर के लिए प्लान कर रही है, जिनकी मदर डायबिटीज़ मेलाइटिस से ग्रसित थी, और इसलिए जो नर्सिंग जो महत्वपूर्ण रहे, नर्सिंग केयर में जो महत्वपूर्ण रहने वाला जो हेल्थ इशू है वो प्रायोरिटी बेस पे क्या होगा न्यू बॉर्न के लिए। तो इसके ऑप्शन है डेवलपमेंटल डिले, ऑप्शन बी लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी इम्पेयर्ड सकिंग एंड सैलोइंग, ऑप्शन डी
एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लो ब्लड शुगर। अब आइए देख लेते हैं लो ब्लड शुगर क्यों होगा। ऑप्शन बी, द न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर, द न्यूबॉर्न ऑफ ए डायबिटिक मदर यूज मोर शुगर देन नीडेड for the mother, which induce a higher insulin level than needed after birth and cause risk of low blood sugar 40 milligram per dl in newborn। तो ये कह रहा है कि न्यूबॉर्न जो है डायबिटिक मदर का, वो जितनी ज़रूरत होती है शुगर की उससे ज़्यादा शुगर यूज़ करता है। कहाँ से? अपनी माँ से। कहाँ से यूज़ करता है? फ्रॉम द मदर, जिसके कारण विच इंड्यूस ए हायर इंसुलिन लेवल देन नीडेड, जिसके वजह से बच्चे के अंदर इंड्यूस ए हायर इंसुलिन लेवल प्रोड्यूस होता है, जितनी उसको ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा। आफ्टर बर्थ भी वही कंडीशन रहती है, लेकिन मदर से जो मिलने वाला शुगर है वो उसे प्रोवाइड नहीं होता है आफ्टर बर्थ। जिससे बच्चे के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। और लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कब होगा? जब ब्लड शुगर उसका 40 mg/dl से कम होगा। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होना चाहिए? 40 मिलीग्राम पर dl से अधिक। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन प्लानिंग नर्सिंग केयर फॉर पेशेंट विद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, what nursing action would be appropriate to deal with ritualistic behavior of the patient? एक नर्सिंग केयर का प्लान किया जा रहा है उस पेशेंट के लिए जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो इसमें व्हाट नर्सिंग एक्शन वुड एप्रोप्रिएट टू डील विद रिचुअलिस्टिक बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। तो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर से को डील करने के लिए नर्सिंग एक्शन कौन सा उपयुक्त रहेगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। ऑप्शन ए, वर्बलाइज डिसअप्रूवल ऑफ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। उसके जो बोल हैं उसको हम डिसअप्रूव कर देंगे, उसके रिचुअल बोल के उसको हम मतलब उसको नहीं मानेंगे उसके रिचुअलिस्टिक बिहेवियर को। ऑप्शन बी, डू नॉट सपोर्ट पेशेंट एफर्ट टू एक्सप्लोर द बिहेवियर। या फिर पेशेंट के जो बिहेवियर है इस तरीके का उसको एक्सप्लोर करे और ज़्यादा वो करे, उसमें एफर्ट्स में सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन सी, प्रोवाइड नेगेटिव रेनफोर्समेंट फॉर द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। उसके द्वारा जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर किए जा रहे हैं उसके लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी कि नकारात्मक स्वभाव रखा जाए उसके लिए, या नकारात्मक उसके लिए काम किए जाएं। तो ऑप्शन डी, इनिशियली प्रोवाइड टाइम फॉर रिचुअल्स देन ग्रेजुअली टाइम लिमिट द टाइम, ये लिमिट द टाइम है। तो या फिर हमें उसके रिचुअल्स टाइम के लिए रिचुअल्स जो हैं उसके जो बिहेवियर हैं उसको इनिशियली प्रोवाइड टाइम, शुरुआत में उसे थोड़ा समय देना चाहिए और धीरे धीरे उन पर लिमिट लगानी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इनिशियली प्रोवाइड टाइम फॉर रिचुअल देन ग्रेजुअली लिमिट द टाइम। इसका राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। In the antenatal OPD, a woman reports that July 10, 2019 is the first day of her last menstrual period. एंटीनेटल OPD में एक वुमेन आई है जो बताती है कि उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था वो जुलाई 10, 2019 का था। व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू नेगल्स रूल। के अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो क्या होगी?
ऑप्शन ए है मई 10, 2020, ऑप्शन बी अप्रैल 10, 2020, ऑप्शन सी मई 17, 2020, ऑप्शन डी अप्रैल 70, 2020। तो नेगल्स फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वो किस तरीके से पहले देख लेते हैं। बाय नेगल्स रूल सॉल्यूशन है उसमें कि जब हमारे पास में डेट है 10 जुलाई, उसमें हम पहले 9 मंथ्स इंक्लूड करेंगे। अभी 10 मंथ्स में हमने सिर्फ 9 मंथ्स इंक्लूड करे हैं, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 10 अप्रैल। अब इस 10 अप्रैल में हम 7 डेज़ और इंक्लूड कर देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? 70 अप्रैल एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मैंने दोस्तों यहाँ पर ये सभी चीज़ें अलग अलग करके इसलिए बताई हैं क्योंकि कई लोग पहले 7 डेज़ जोड़ देते हैं और फिर उनमें 9 मंथ जोड़ते हैं। पहले 7 डेज़ जोड़ देते हैं, फिर 9 मंथ जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको 9 मंथ्स जोड़ने हैं, उसके बाद जो डेट आएगी उसके अंदर ही आपको 7 डेज़ जोड़ने हैं, क्योंकि लास्ट वाले पीरियड में 7 डेज़ जोड़ने पे जो डेट आती है उसको हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसी वजह से कई बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7D। ऑप्शन डी आएगा इसका राइट आंसर, 70 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 35। ड्यूरिंग एंटीनेटल असेसमेंट you can see a blotchy brownish hyperpigmentation of skin over the cheeks, nose and forehead of a pregnant woman. What is this change called as? जो एंटीनेटल असेसमेंट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि ब्लॉची ब्राउनिश हाइपर पिगमेंटेड स्किन है, जो कि कहाँ है? ओवर द चीक्स, नोज़ एंड फोरहेड ऑफ ए प्रेग्नेंट वूमेन। प्रेग्नेंट वूमेन के जो गाल, नाक और जो फोरहेड है उस पर देखने को मिलते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोज़मा, ऑप्शन बी लीनिया निग्रा, ऑप्शन सी स्ट्रेई ग्रेविडेरम, ऑप्शन डी वैस्कुलर स्पाइडर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लाज्मा जो है वो नाक और जो माता होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं जब, तो उनमें हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, उस एरिया में ब्राउनिश ब्लॉची स्किन हो जाती है। कहाँ पर? चिक्स, नोज़ और फॉरहेड पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्लोज़मा। अच्छा, बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन लीनिया नियाग्रा जो बी है, उसका मतलब वो ऐसी लाइन होती है जो कि एब्डोमेन पे देखी जाती है। एब्डोमेन में जो नाभि होती है उससे नीचे की साइड में भी एक लाइन खींची होती है, जिसे लीनिया नियाग्रा कहा जाता है, जो कि डार्क ब्राउनिश रंग की होती है। बाकी अदर जो साइडों में स्ट्रेचिंग मार्क्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेई ग्रेविडेरम। इनको क्या बोलते हैं? स्ट्रेई ग्रेविडेरम। और जो बीच की लाइन है उसको बोलते हैं लीनिया नियाग्रा। तो इसका जो और जो लास्ट उसका जो लास्ट जो ऑप्शन बचा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वैस्कुलर स्पाइडर। वैस्कुलर स्पाइडर जब जो ब्लड्स होता है, वेसल्स होती हैं, उनके अंदर स्पाइडर जैसी संरचना बनती है। जब ब्लडिंग ज़्यादा हो जाए शरीर में तो उसे वैस्कुलर स्पाइडर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया क्लोज़मा। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट्स द फीमेल फर्टिलिटी? ये क्वेश्चन कह रहा है कि वह ओवेरियन फैक्टर, ओवेरियन कारक जिससे फीमेल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, जिससे प्रभावित होती है फीमेल की फर्टिलिटी। ऑप्शन ए है ट्यूबल एडिशंस, ऑप्शन बी एंडोमेट्रियल ट्यूमर, ऑप्शन सी एंडोमेट्रियोसिस,
एंड ऑप्शन डी इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल्स। तो क्वेश्चन के ऑप्शन समझ में आ गए होंगे आपको। ये एक तरीके की बीमारियों के नाम दिए हुए हैं इन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन लेवल। ओवेरियन फैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसको हम पढ़ देते हैं। ऑप्शन डी क्या कहता है, हाई प्रोलैक्टिन लेवल inhibit secretion of FSH, which is hormone that trigger ovulation. So if your prolactin level are high, your ovulation may be suppressed. तो हाई प्रोलैक्टिन लेवल होने पर ओवुलेशन सप्रेस हो जाता है। तो इसीलिए यही रीज़न है कि फर्टिलिटी नहीं हो पाती है। और ये जो लास्ट है नीचे, दिस इज़ वाई वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग एंड थस हैव हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन लेवल यूजुअली डोंट बिकम प्रेग्नेंट। वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल दिया हुआ है वो होता है 100 नैनोग्राम पर ml से बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इस क्वेश्चन में ये भी कहेंगे कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है मदर तो उसमें प्रोलैक्टिन लेवल हाई होता है, जिससे ओवुलेशन होने की संभावना कम होती है और प्रेगनेंसी नहीं होती है, जिससे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है फीमेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। When you ask the patient what did you have for breakfast? जब पेशेंट से पूछा जाता है कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया या ब्रेकफास्ट क्या किया, तो शी आंसर्ड, वह आंसर करती है रोटी कट्टी मट्टी पट्टी। व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स कॉल्ड एस? जब वह आंसर देती कि उसने रोटी कट्टी मट्टी पट्टी खाई, तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए नियोलॉगिज्म, ऑप्शन बी वर्बिजरेशन, ऑप्शन सी फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़, ऑप्शन डी क्लैंग एसोसिएशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी क्लैंग एसोसिएशन। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन डी, बाकी के ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। नियोलॉगिज्म, एक्ट ऑफ मेकिंग अप न्यू वर्ड्स। नियोलॉगिज्म क्या टर्म है जिसमें एक्ट ऑफ मेकिंग अप न्यू वर्ड्स, नए शब्दों को बनाने का काम किया जाता है। और जो फ्लाइट्स वर्बिजरेशन है, वर्बिजरेशन उसका मतलब होता है लगातार कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ रैंडम वर्ड्स। लगातार जो रैंडम वर्ड्स होते हैं जिनका कोई आपस में लेना देना नहीं होता, उसको बड़बड़ाते रहना। वर्बिजरेशन, जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वर्बिजरेशन, बड़बड़ाते रहना। ऑप्शन जो है ये फ्लाइट्स ऑफ आइडिया, उसमें कहता है कि अब्रप्ट चेंजेस फ्रॉम टॉपिक टू अनदर टॉपिक टू टॉपिक इन कन्वर्सेशन। इसमें फ्लाइट्स ऑफ आइडियाज़ के अंदर बताया गया है कि एकदम से चेंज होते रहते हैं टॉपिक, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे, इसे फ्लाइट्स ऑफ आइडिया कहते हैं। क्लैंग एसोसिएशन जो अपना राइट आंसर है वो कहता है कि क्या कहता है, एसोसिएशन ऑफ वर्ड हैव सिमिलर साउंड रेदर देन मीनिंग। वर्ड का ऐसा समूह जिसमें साउंड सिमिलर आती है लेकिन उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, रेदर देन मीनिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। मिस नीरू वाज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम and delivered a live baby at 35 weeks. When the child became 3-year-old, she was pregnant again but has
ए मिसकैरिएज एट 12 वीक्स। यहाँ तक हम समझ लेते हैं। पहले मिस नीरू है जो कि प्रेग्नेंट है पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड डिलीवर्ड अलाइव बेबी एट 35 वीक्स। उन्होंने एक जीवित बच्चे को जन्म दिया जो कि कितने वीक पे दिया, 35 वीक्स पे। व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 3 ईयर ओल्ड, जब बच्चा 3 साल का हुआ, शी वॉज प्रेग्नेंट अगेन, वह दोबारा प्रेग्नेंट हुई, बट हैज़ ए मिसकैरिएज एट 12 वीक्स, पर उनका मिसकैरिएज हो गया 12 वीक्स पे। मिसकैरिएज हो गया, बच्चा पेट में ही ख़राब हो गया, जिस तरीके से बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। देन ए फ्यू मंथ्स लेटर, उसके कुछ महीनों बाद, शी बिकम प्रेग्नेंट अगेन, वह दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं, एंड गेव बर्थ एट 39 वीक्स, और 39 वीक्स पे दोबारा से एक बच्चे को जन्म देती हैं। व्हाट इज़ ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर ऑफ मिस पूनम, सॉरी ये नीरू है, नीरू यूजिंग जीटी पेल सिस्टम। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कितना होगा मिस नीरू का ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर कितना होगा? ऑप्शन ए है G3 T1 P1 A1 L2, ऑप्शन बी G2 T1 P1 A1 L2, ऑप्शन सी है G3 T2 P0 A1 L2, ऑप्शन डी है G3 T0 P2 A1 L2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हम देख लेते हैं शब्दों का क्या मीन है। जी जो साइन दे रखे हैं, जी मतलब ग्रेविडा, कितने माँ जो है कितनी बार गर्भ धारण कर चुकी है, और ये जो टी है उससे मतलब निकलता है टर्म, कि अगर बच्चा 37 वीक्स पे हुआ है तो उसे टर्म कहा जाता है, 37 या अबव 42 वीक्स तक, 41 वीक्स टू 7 डेज। और जो ऑप्शन ये पी है उससे संबंधित होता है प्री टर्म, यानी 37 वीक्स से पहले। ए फॉर अबॉर्शन, यानी बच्चा अबॉर्शन हुआ है कितनी बार हुआ है उससे ए से इंडिकेट करेंगे। एंड एल फॉर लाइफ चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, वो किस तरीके से रहने वाला है G3 T1 P1 A1 L2, क्योंकि माता कितनी बार प्रेग्नेंट रह चुकी है, 3 बार, एक 35 वीक्स पे, नेक्स्ट मिसकैरिएज 12 वीक्स पे हुआ, और थर्ड जो है 39 वीक्स। तो 3 बार उन्होंने गर्भधारण किया, तो इसलिए G3। इसी तरह जो T है टर्म, जो 39 वीक्स वाला जो बच्चा है वो टर्म से ऊपर हुआ है, यानी टर्म पे, तो उसको हम T1 से इंडिकेट करेंगे। इसी तरह जो P1 है, P1 का मतलब पैरा या प्री टर्म, तो ये जो 35 वीक्स जो है उस पर जो हुआ है बच्चा वो प्री टर्म पे हुआ है, तो उसमें जब हम P लेंगे वो लेंगे 1 स्कोर। इसी तरह जो ए अबॉर्शन, 12 वीक्स पे एक बच्चा अबॉर्शन हो चुका है, इसलिए A1। इसी तरह L2, उनके कितने बच्चे जीवित हैं, 35 वीक्स वाला और 39 वीक्स वाला, तो इसलिए L2। तो इस तरीके से इनका स्कोरिंग हो गया G3 T1 P1 A1 L2। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द नर्स शुड मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन एक्टिविटी एंड मैटरनल वाइटल साइन इन ए हाई रिस्क वुमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जो नर्स हैं वो फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन की एक्टिविटी और जो मैटरनल वाइटल साइन है उसको कितनी देर में कितनी फ्रीक्वेंसी में मॉनिटर करेंगी, जिससे कि एक हाई रिस्क वुमेन में जो कि एक फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में है। ऑप्शन है ए
every 5 minutes, option B every 10 minutes, option C every 50 minutes and option D every 30 minutes। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 मिनट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड कॉज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन द चिल्ड्रन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो बच्चे में होता है, इनमें से कौन सा एक्वायर्ड का प्रकार है? एक्वायर्ड कॉज ऑफ एक्वायर्ड प्रकार है एक तरीके से जो बाहर के एनवायरनमेंट से प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो ऑप्शन है ए इंटेस्टाइनल एट्रीसिया, ऑप्शन बी मेकोनियम इलियस, ऑप्शन सी इंटरसेप्शन, ऑप्शन डी मिकेल्स डायवर्टिकुलम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन में क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है टेलीस्कोपिंग हो जाती है, उसमें उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसी का ही एक पार्ट आपस में धंस जाता है एक दूसरे में, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। तो ये एक्वायर्ड होता है क्योंकि बाकी जो सभी चीज़ें हैं इंटेस्टाइनल एट्रेसिया, मेकोनियम इलियस एंड मैकल्स डायवर्टिकुलम, ये सब किसके प्रकार हैं, किस कॉज हैं? कंजेनाइटल कॉज, कंजेनाइटल यानी जन्मजात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरसेप्शन। अदर कॉज ऑप्शंस आर कंजेनाइटल कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, a pregnancy in which the fetus has died but the product of conception are retained in utero for up to several weeks is referred as। एक प्रेगनेंसी के दौरान जब फीटस मर जाता है लेकिन उसके जो प्रोडक्ट्स हैं कंसेप्शन के वो यूट्रस में ही रहते हैं कुछ हफ्तों से लेकर कई हफ्तों तक। तो इस टर्म को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए थ्रेटन्ड अबॉर्शन, ऑप्शन बी इनएविटेबल अबॉर्शन, ऑप्शन सी कंप्लीट अबॉर्शन, ऑप्शन डी मिस्ड अबॉर्शन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मिस्ड अबॉर्शन। इसके और ऑप्शनों की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन क्या है? इन विच वेजाइनल ब्लीडिंग अकर्स इन फर्स्ट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें वेजाइनल ब्लीडिंग कब होती है? फर्स्ट 20 वीक्स के अंदर, विदाउट सर्वाइकल डायलेशन और चेंज इन सर्वाइकल कंसिस्टेंसी, जिसमें सर्वाइकल डायलेशन और सर्वाइकल कंसिस्टेंसी में कोई चेंजेस नहीं होता है और 20 वीक से पहले ब्लीडिंग होती है। यहाँ पर हम प्रेगनेंसी के लिए ये एक वार्निंग साइन है जिसमें अबॉर्शन होने की संभावना रहती है, लेकिन हम उसे बचा सकते हैं, अबॉर्ट होने से बचा सकते हैं। इनएविटेबल अबॉर्शन एंड इनकम्प्लीट अबॉर्शन इन्वॉल्व्स वेजाइनल ब्लीडिंग। एक इनकम्प्लीट प्रकार का अबॉर्शन होता है जिसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्रैम्पिंग, सर्वाइकल डायलेशन एंड इनकम्प्लीट पासेज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। यानी क्रैम्पिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, सर्वाइकल डायलेशन होता है, लेकिन जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली पास नहीं होते हैं। इनकम्प्लीट पासेज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। कंप्लीट अबॉर्शन in which vaginal bleeding with either an open or closed cervical os with complete loss of product of conception। इसमें cervical os ओपन हो चाहे क्लोज हो, वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ में जो कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कम्प्लीटली बाहर निकल जाते हैं। मिस्ड अबॉर्शन, ए मिस्ड अबॉर्शन इन विच फीटस हैज़ डाइड बट द प्लेसेंटा एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू आर स्टिल इन योर यूट्रस। मिस्ड अबॉर्शन किसे कहा जाता है? जब फीटस मर जाता है और उसका प्लेसेंटा और एम्ब्रियोनिक जो टिश्यू होते हैं वो यूट्रस में रहते हैं, फिर भी यूट्रस में रह जाते हैं। इट ऑल्सो नोन एज मिस्ड मिसकैरिएज। इसे मिसकैरिएज के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, ब्लालॉक टॉसिग शंट इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो ब्लालॉक टॉसिग शंट है
वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ जो किस प्रकार की कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है उसके मैनेजमेंट में काम आता है। ऑप्शन ए आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट एंड ऑप्शन डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। इसके बारे में बात कर लेते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट में ब्लैलॉक टॉसिक शंट इसके सर्जिकल मैनेजमेंट हेतु यूज़ किया जाता है। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड 4 डिफेक्ट्स। कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD, ऑप्शन ये पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस एंड ओवरराइडिंग एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग द डाइट फॉर द चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक चिल्ड्रन है जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से ग्रसित है और उसकी डाइट की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें क्या चीज़ रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी सॉल्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सॉल्ट। अब इसका रेशनल देख लेते हैं। चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हैव ट्रबल रेगुलेटिंग देयर बॉडी वाटर बैलेंस। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिन बच्चों को होता है उनमें वाटर बैलेंस जो है बॉडी में रेगुलेट करने में परेशानी होती है। दिस कैन कॉज फ्लूइड रिटेंशन, जिसके कारण फ्लूइड बच्चों उसमें रिटेंट हो जाता है और जिससे एडिमा हो जाता है। द डाइट फॉर ए चिल्ड्रन विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इंक्लूड सॉल्ट एंड फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन। जो बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है उसमें बच्चे के डाइट में सॉल्ट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग, इनमें से कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि नर्स को अलर्ट करती है नर्सिंग एक्शन चालू करने पे, इनिशिएट करने पे, जिससे टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस को दूर किया जा सके। ऑप्शन ए ओरल टेम्परेचर इज़ 38 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। ओरल टेम्परेचर लिया है जो कि 38 डिग्री सेल्सियस है पहले 24 घंटे में। ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर इज़ 90/50 mmHg 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 घंटे बाद भी ब्लड प्रेशर कितना है? 90/50 mmHg। ऑप्शन सी यूरिनरी आउटपुट इज 60 ml पर आवर। यूरिनरी जो आउटपुट है वो कितना है? 60 ml पर आवर। ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ लोकिया इज 6 इंचेस और लेस ऑन ए पेरिनियल पैड। जो लोकिया का अमाउंट है वो 6 इंचेस या उससे कम एरिया में पेरिनियल पैड पे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर इज़ 90/50 ऑफ 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि 90/50 जो है वो काफ़ी लो बीपी को इंडिकेट करता है, जिसके लिए तुरंत इनिशिएट नर्सिंग एक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो नॉर्मल लिमिट्स में हैं, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वाइल एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज़न इन ए टर्म प्रेग्नेंट वूमेन। 37 वीक्स की एक प्रेग्नेंट वूमेन है जिसे ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है। व्हाट रेट शुड नॉट बी एक्सीडेड बिकॉज इट इज़ लाइकली टू कॉज टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। इनमें से कौन सी दर से ज़्यादा हमें ऑक्सीटोसिन नहीं देना चाहिए जिससे कि टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाए? ऑप्शन है ए 2 मिली यूनिट्स पर मिनट, ऑप्शन बी 4 मिली यूनिट्स पर मिनट, ऑप्शन सी 60 मिली यूनिट्स पर मिनट एंड ऑप्शन डी 20 मिली यूनिट्स पर मिनट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी सॉरी बी 20 मिलियन
20 मिली यूनिट्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं। मोर देन 20 मिली यूनिट्स पर मिनट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन कॉज टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं क्या है। ए कॉन्ट्रैक्शन दैट लास्ट लॉन्गर देन 90 सेकेंड्स इज कॉल्ड ए टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। 90 सेकेंड से अधिक आने वाले जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट काइंड ऑफ मैरिज सिस्टम इज फॉलोड इन ए सोसाइटी। इनमें से किस प्रकार का मैरिज सिस्टम है जो कि सोसाइटी में फॉलो किया जाता है, जहाँ वेयर मेल कैन मैरी सेवरल वुमेन, जिसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक मेल कई वुमेन्स के साथ में शादी करता है। हु वुड लिव सेपरेटली टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। ऑप्शन ए एंडोगेमी, ऑप्शन बी एक्सोगेमी, ऑप्शन सी मैट्रियार्कल, ऑप्शन डी पैट्रियार्कल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंडोगेमी। इसके रेशनल देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन ए आंसर है इसका। एंडोगेमी का मतलब होता है मैरिज विद इन ए सोशल ग्रुप, क्योंकि सोशल ग्रुप में मैरिज हो रही है तो इसमें जो शादी है वो किस में हो रही है, सोसाइटी में, इन सोसाइटी, सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो गया। एक्सोगेमी का मतलब होता है मैरिज आउटसाइड ए सोशल ग्रुप। जब मैरिज सोशल ग्रुप के बाहर होती है तो उसे एक्सोगेमी कहते हैं। मैट्रियार्कल इन विच मदर इज हेड ऑफ फैमिली। मैट्रियार्कल किसे कहा जाता है, जिसमें फैमिली का जो हेड होता है वो कौन होता है, मदर, उनके हिसाब से सभी रूल चलते हैं। पैट्रियार्कल इन विच फादर इज हेड ऑफ फैमिली, वह फैमिली जिसमें फादर हेड होते हैं फैमिली के, उसे पैट्रियार्कल कहते हैं। पॉलीएंड्री ए वुमेन मैरिड विद सेवरल वुमेन। पॉलीएंड्री का मतलब होता है एक औरत जो काफ़ी आदमियों के साथ में शादी करती है, उसे कहते हैं पॉलीएंड्री। एंड पॉलीगैमी ए मैन मैरिड विद सेवरल वुमेन्स। जब एक व्यक्ति कई वुमेन्स के साथ में शादी करता है तो उसे कहते हैं पॉलीगेमी। हमारे पास ऑप्शंस में एंडोगेमी और एक्सोगेमी आए हुए हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंडोगेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन प्रोवाइडिंग ए नर्सिंग केयर टू न्यू बॉर्न द मदर इज़ रेजिंग ए क्वेश्चन। जब एक नर्सिंग केयर दी जा रही है एक न्यू बॉर्न को, तो मदर एक क्वेश्चन पूछती है, व्हेन विल द कैपट सक्सीडेनम डिसअपियर। कैपट सक्सीडेनम कितने दिनों में या कितने टाइम में मतलब दिखना बंद हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। व्हाट रिस्पॉन्स वुड यू गिव टू द नर्स, गिव टू दिस मदर। आप मदर को क्या रिस्पॉन्स देंगे। ऑप्शन ए विद इन फ्यू आवर्स, ऑप्शन बी विद इन 12 आवर्स, ऑप्शन सी विद इन 24 आवर्स, ऑप्शन डी विद इन 36 आवर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विद इन 36 आवर्स। 36 आवर्स में कैपट सक्सीडेनम जो है वो डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ए हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो किडनी द्वारा उत्पन्न होता है और रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मुलेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी बनने को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन है ए रेनिन, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ऑप्शन सी एंजियोटेंसिन सेकेंड, ऑप्शन डी इरिथ्रोपोइटिन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन डी इरिथ्रोपोइटिन। इसका जो राइट आंसर होगा इरिथ्रोपोइटिन। देख लेते हैं इसका रेशनल। बिकॉज ऑफ इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन गिवन इन क्रोनिक किडनी फेलियर पेशेंट टू स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी।
इसी वजह से जो एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो किस पेशेंट को दिए जाते हैं? क्रोनिक किडनी फेलियर पेशेंट को। किसके लिए? स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। इसलिए क्योंकि क्रोनिक किडनी फेलियर पेशेंट है, उसमें एरिथ्रोपोइटिन तो बनेगा नहीं, तो इसलिए उसको बाहर से इंजेक्टेबल रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, ए बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम फाउंड इन नेजल इंटेस्टाइनल सीक्रेशन इज। बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया को मारता है, ऐसा एंजाइम नेजल्स और इंटेस्टाइनल सीक्रेशन में पाया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी प्रोपेरिडिन, ऑप्शन सी बीटा लाइसिन, ऑप्शन डी पॉलीपेप्टाइड्स। इसका जो राइट आंसर है वो है लाइसोजाइम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो 50, इन ए RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन, एक RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन है, व्हाट इंजेक्शन टू बी गिवन फॉलोइंग डिलीवरी और मिसकैरेज टू मिनिमाइज आइसोइम्यूनाइजेशन। आइसोइम्यूनाइजेशन को कम करने के लिए डिलीवरी और मिसकैरेज के बाद में उस पेशेंट RH नेगेटिव जो प्रेग्नेंट मदर है उसको हम कौन सा इंजेक्शन देंगे? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मिज़ोप्रोस्टोल। आइसोइम्यूनाइजेशन आप लोग समझ गए होंगे। आइसोइम्यूनाइजेशन का मीन है यहाँ पर जब एक RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव जो ब्लड है उन दोनों का मिक्सअप होता है तो आइसोइम्यूनाइजेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो उसको कम करने के लिए, उसके बचाव के लिए, एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना हो उसके लिए कौन सा इंजेक्शन देते हैं? ऑप्शन है ए मिज़ोप्रोस्टोल, ऑप्शन बी RH इम्यून ग्लोबुलिन, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी RH इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ऑप्शन बी इसमें कहा गया है 1500 इंटरनेशनल यूनिट गिवन IM इंट्रामस्कुलर विद इन 72 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड। इसकी कितनी डोज देनी चाहिए? 1500 इंटरनेशनल यूनिट, और बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दी जाती है इंट्रामस्कुलर कितने घंटों के अंदर अंदर? विद इन 72 आवर्स। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 72 आवर्स जो है पोस्टमार्टम पीरियड, उसके अंदर अंदर इस इंजेक्शन को दे देना चाहिए अगर RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव बच्चा है। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं 50 क्वेश्चन आने वाले नॉर्दर्न कोलफील्ड और स्टाफ नर्स एग्ज़ाम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के लिए। तो आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय।